Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। ऑपरेशंस एंड बीडी में इसका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आ रहा है क्वेश्चंस का। और आज आपकी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 14 क्लासेस नहीं की हैं वो जा करके करके आओ। और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं QCI मॉडल ऑफ CRM। इससे पहले मैंने आपको IDIC मॉडल करा दिया है और CRM टूल, CRM मॉडल, यानी ये बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं। आई होप आपने वो सब रिवाइज कर लिया होगा। 2 दिन का आपको टाइम भी मिला अच्छा खासी। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी पहले से मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है, QCI मॉडल पढ़ने वाले हैं, 15th क्लास है। चलो, अब आज के लेक्चर से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो QCI मॉडल है ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट मॉडल है। और इसलिए आपको क्या करना है, मेरे वर्ड्स पे आज बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं जो भी समझाऊं पहले ध्यान से उसको सुनना। और मैं यहाँ पर आज की क्लास में आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, क्योंकि इसके कुछ को आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो वो लैंग्वेज जिस टाइप की होती है ना, वो मैं आपको लैंग्वेज भी नोट डाउन कराऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा। और ये देख रहे हो, ये कुछ आपको उल्टा सीधा सा एक यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट आपको हो सकता है अभी कुछ समझ ना आ रहा हो। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये कस्टमर एक्सपीरियंस है, प्रोपोजिशन है। ये भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, कस्टमर प्रोपोजिशन क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें समझेंगे, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना, ये सब बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए आप बिल्कुल बैठ जाओ, एक तो शोर शराबे से दूर जाओ, और अगर ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए आज। समझ में आ गई सभी को बात? चलो बैठ जाओ और शुरू करते हैं फिर इस सेशन को। अब देखो, ये जो अपना QCI मॉडल होता है, अगर मैं आपसे QCI मॉडल की बात करूं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका क्वालिटी। यहाँ पे आप लिख लो, Q से क्या हो जाएगा? क्वालिटी। इसके बाद C से हो जाता है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव। I का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, तो QCI का फुल फॉर्म तो सबको पता होना ही चाहिए। और ये इंट्रोड्यूस कराया गया था आपका 2002 के आसपास। और किसने कराया था यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस? उनका नाम था स्टार्की एंड वुडकॉक। ठीक है, नाम वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टार्की एंड वुडकॉक ने जो है इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझते जाना। सबसे पहली बात कि ये जो QCI मॉडल है, एक बार मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। देखो, QCI जो मॉडल है ना आपका, ये मॉडल एक कस्टमर मैनेजमेंट मॉडल है। ध्यान देना, क्या है? कस्टमर मैनेजमेंट। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक बात समझाई थी। कस्टमर मैनेजमेंट अलग होता है, कस्टमर मैनेजमेंट रिलेशनशिप यानी कि जो CRM है वो अलग है, CR अलग है। ठीक है ना, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी ना। फिर वहां से आपकी एक चीज आती है कस्टमर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तो इतनी मेंटेन नहीं करते, यानी कि उसको यहाँ पे क्या जरूरत है, उसकी नीड पे फोकस तो करते हैं, लेकिन उससे हम कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसमें कांटेक्ट वाली बात नहीं होती कस्टमर मैनेजमेंट में। यहाँ होता है पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स, यानी कि हम कस्टमर की नीड देख रहे हैं, कस्टमर को लेके आ रहे हैं, उसका रिटेंशन रेट देख रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी कस्टमर के लिए जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होती है ना, वो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। किसमें? अपना ये जो QCI मॉडल है। अभी ध्यान से सुनना, नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, भी समझते जाओ। ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है QCI मॉडल में, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पे मार्केट पे हमें नजर रखनी होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं इस पूरे के पूरे चार्ट को, ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है? QCI मॉडल है। इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला पार्ट आप ये उड़ा दो, दूसरा वाला ये उड़ा दो, तीसरा वाला ये उड़ा दो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसका जो मेन क्रक्स है ना, ये जो आपका QCI मॉडल है वो है कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। यानी कि सबसे जो इसका आपका सेंट्रल कोर होती है इस पर्टिकुलर आपके मॉडल की, वो होती है कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। हिंदी में बोले तो जो इसका मुख्य भाग है इस पूरे के पूरे मॉडल का, वो है कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, सभी समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि ये मॉडल ना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब ये आप ये समझ लो, अगर आप ये समझ गए तो आपने CRM के, उसको क्या बोलते हैं, उसे आत्मा को टच कर लिया। ठीक है, सोल को टच कर लिया, अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले लेवल पे क्या आ गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ गया। और आप देखोगे इसमें क्या बोला गया कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्या करता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो आप बात समझना, यहाँ पे ये सबसे पहला पॉइंट आता है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कभी क्वेश्चन घुमा के दिए तो यहीं से आपके पूछे जाएंगे। अब समझना ध्यान से, चीजों को बड़े ही ध्यान से अब सुनिएगा। यहाँ पे आपका ना एक वर्ड का यूज किया गया है, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इस मॉडल में ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस यूज किया गया है ना, इसकी बहुत ही बड़ी मीनिंग है। इस कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब आपको एक चीज तो समझ में आती होगी, जब भी मैं आपसे बोलूंगा
कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब आपको ये समझ आएगा कि भाई ठीक है, मैंने कोई सामान खरीदा और मैं उससे खुश हूं या नहीं हूं, या फिर मुझे जैसा भी पसंद आया, वो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्होंने जोड़ दिया, तो इसका मतलब है जब वो कस्टमर आपका कस्टमर नहीं था, यानी कि वो जब मेरी कंपनी का कस्टमर नहीं था, ध्यान देना यहां पर मैंने क्या बोला, जब कस्टमर नहीं है तो वो क्या होगा, मेरे लिए प्रोस्पेक्ट होगा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट कब होता है, जब मैं उसे अप्रोच कर रहा होता हूं। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे एक लेटेस्ट से मैंने अपना ऐड चला दिया। ठीक है, मैंने अपने ऐड के पोस्टर डाल दिए। ऐड के मैंने क्या किया, पोस्टर डाल दिए। अब दो लोग वहां पे खड़े हुए हैं, ये ऐड का पोस्टर देख रहे हैं सामने, और यहाँ पे एक मैं खड़ा हूं, ये मेरा फ्रेंड खड़ा है। ध्यान से सुनना, ये मेरा फ्रेंड क्या करता है, ये जो ऐड लगा है मैंने यहाँ पे अपना एसी का यहाँ पे ऐड लगा रखा है, मेरी एसी की कंपनी है, और ये फ्रेंड उस एसी को यूज करता है, और बढ़िया यहाँ पे सर्विस है। और इस ऐड के पोस्टर में यहाँ पे अमिताभ बच्चन की मैंने फोटो लगा रखी है। ठीक है, बढ़िया सा ऐड लगा दिया, ब्रांड एम्बेसडर मेरी कंपनी का अमिताभ बच्चन है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या इस कंपनी के लिए प्रोस्पेक्ट हूँ? क्या ये कंपनी मुझे जानती है? नहीं जानती है, वो मुझे डील तो नहीं कर रही अभी। तो मेरे वो मैं जो हूं ना इस कंपनी के लिए प्रोस्पेक्ट भी नहीं हूं, क्योंकि वो कंपनी तो मुझे जानती ही नहीं है ना अभी। तो बात ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इस कंपनी का ऐड देखूंगा। ठीक है, मैंने कहा अरे भाई यहाँ पे तो अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं, अमित साहब जी, ठीक है, तो ये तो अच्छा होगा, काफी अच्छी कंपनी रही होगी। तो ब्रांड वैल्यू जो होती है ना, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर से दिखती है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह किसी और बंदे को लगा लो जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे बुरे काम के लिए जाना जाता हो, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में क्या इमेज जाएगी, अरे भाई ये कंपनी तो अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा जब फ्रेंड, ये वाला जो मेरा फ्रेंड है, ये एसी यूज करता है। मैंने इससे कहा अरे देखो यार, ये एसी की फोटो लगी है, लगता है काफी अच्छा है। ये बोलेगा हाँ भाई अच्छा है, इसकी सर्विसेज भी अच्छी है और मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो चीज मेरे माइंड में एक बनी है ना, मेरे माइंड में क्या बन गया, एक डेजिग्नेशन टाइप की, एक यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज यहाँ पे फिट हुई कि अरे ये वाली कंपनी का जो एसी है ना, ये बढ़िया है। किस वजह से बढ़िया है, यहाँ पर ये किस चीज के माइंड में, मेरे माइंड में कौन सेट कर रहा है? क्या कोई सेल्समैन यहाँ पे सेट कर रहा है? क्या कंपनी मुझे एज अ प्रोस्पेक्ट डील कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो चीज काम कर रही है ना, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अरे बोलो, दिमाग में घुस गया क्या? तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है ना, वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको यहाँ पे उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अब ध्यान से समझना, एक चीज और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी, इस वाले मॉडल में ना ये जो एरो है, ये दो तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब पता क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे करेगा? इसी एग्जाम्पल में आपको वो दिखा होगा। ये जो फ्रेंड है मेरा, ये कस्टमर है, ठीक है। अब इस वाले कस्टमर का समझना बात ध्यान से, ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक कस्टमर एक्सपीरियंस की मीनिंग हुई मेरे लिए जिसने अभी तक उस चीज को यूज नहीं किया है। लेकिन इस मॉडल में कस्टमर एक्सपीरियंस के दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकला मेरे लिए, ये मैं हूं, और ये है मेरा फ्रेंड, थोड़ा लंबा चौड़ा सा खड़ा कर देता हूं मैं, छोटा सा, ठीक है। चलो, अब ये मैं हूं, तो मेरा जो कस्टमर एक्सपीरियंस बना वो कैसा बना, वो मेरे लिए, मेरे माइंड में ये चीज बन गई, ये कंपनी अच्छी है, उसका यहाँ पर मेरे सामने गुड इमेज बन के आ गई। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगर मुझे एसी लेना होगा तो मैं जाकर के उस कंपनी का एसी ले लूंगा। इसके बाद फिर मेरा क्या होगा, अब ये यहाँ इस पॉइंट पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में गुड इमेज बन गई। अब मेरे माइंड में गुड इमेज बनाने में किसका हाथ, किसका हाथ है भाई? एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो आएगा जो आपका यहाँ पे ऐड वगैरह लगाए हुए हैं, टीवी पे ऐड आ रहा है, या फिर आपका कहीं भी पोस्टर वगैरह लगा है, या फिर मेरा ये जो फ्रेंड खड़ा हुआ है, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही आ गया। लेकिन ये जो फ्रेंड है, ये क्या कर रहा है, ये तो कस्टमर है ना उस कंपनी का। ये इसको क्या हुआ, इसका जो कस्टमर एक्सपीरियंस था, इस फ्रेंड का जो कस्टमर एक्सपीरियंस था, जो ये ले चुका है, वो तो बहुत बढ़िया रहा। इसी बढ़िया की वजह से इसने, अब इस फ्रेंड के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन होगा? मैं रहूंगा। समझना बात को ध्यान से। अगर मैं इस फ्रेंड की बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन है? मैं हूं। तो मेरे लिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा? यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और इस केस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस को। मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे, अब मैं समझाता हूँ। मेरे माइंड में यहाँ पे गुड इमेज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने कहा अरे ठीक है यार, बहुत बढ़िया है, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्राई करूंगा। ट्राई कैसे करूंगा, जाकर के मैंने उस चीज को खरीद लिया। अब मैंने जब उसकी प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को यहाँ पे खरीद लिया, एक बात समझना, कभी भी आप जब भी पैसा देके खरीदते हो तो या तो आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, या फिर आप क्या लेके आते हो, कोई सर्विस लेके आते हो। जैसे कि अभी आप अपने फोन में जो डेटा पैक डलवाते हो वो क्या है, क्या आपको वहां पे कोई चीज मिल रही है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। आप बात कर पा रहे हो फोन पे, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा
रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसका मतलब है जैसे मैं अगर सोप खरीद के लाया तो वो मेरा प्रोडक्ट होता है, समझ गए। तो हमेशा जब हम पैसे लेके कोई चीज लेते हैं तो वो या तो वो सर्विस के फॉर्म में होगी या फिर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी। अब मैं गया वो लैपटॉप को लेके आया तो वो मेरे लिए प्रोडक्ट हुआ, मैंने उस लैपटॉप को खरीदा, प्रोडक्ट को यूज किया। अब देखो अब क्या होगा, अब जब मैं उसको यूज कर रहा हूं लैपटॉप को, ध्यान से सुनना, वर्ड्स को बिल्कुल मिलाते जाना। अब मैं क्या बना, ये मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने लैपटॉप को यूज करके 1 ईयर हो गया और मेरा यूजर एक्सपीरियंस यानी कि मेरा जो अब कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं फिर क्या करूंगा, अपनी बात को एक्सटर्नल यहाँ पे फैला दूंगा। यानी कि देख रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरा जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा वो एक्सटर्नल पे डिपेंड होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस को। एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं किसी कंपनी के लिए प्रोस्पेक्ट नहीं हूं, तब भी मेरे माइंड में जब उसकी अच्छी इमेज बनती जा रही है या फिर कोई अगली चीजें डील कर रही है मेरे साथ, तो मैं भी वहां पर क्या बन जाता हूं, एक इम्पल्स बायर, या फिर यहाँ पर मैं उसके लिए इम्पल्स बायर बनने की जो है टेंडेंसी रखता हूँ। इम्पल्स बायर का मतलब होता है किसी की मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी और मैं उठा और मैं सामान खरीदने चला गया, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्स बायर। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, बाकी अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझते जाना। आपको ये चीज क्लियर हुई क्या कि यहाँ पर ये जो आपका एक ये बना हुआ था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस, इन दोनों में रिलेशन बनता कैसे है, ठीक है। ये समझना बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल दिया, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं देखो आगे, अब इन्होंने क्या बोला कि यहां पर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो फर्क है, ये एरो देख रहे हो, एक एरो चला आ रहा है, किसके ऊपर चला आ रहा है, एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब हम आ गए हैं अपने लेवल 2 पे। तो लेवल 2 क्या करता है ना, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको यहां पर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी एनालिसिस और प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर को लेके आने के लिए क्या करेंगे, एनालिसिस और प्लानिंग। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको ये जो लेवल 1 का यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको एक बार थ्योरी के फॉर्मेट पे नोट डाउन करा देता हूं, तो एक बार इसको लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, और ये अभी मैं जब आपको ये लिखवा दूंगा ना तो आपको और भी जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स, क्या करता है ये आपका, डायरेक्टली अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो ना, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका अफेक्ट करेगा कस्टमर एक्सपीरियंस को और कस्टमर एक्सपीरियंस अफेक्ट करेगा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो यहां पर मैं वाइस वर्सा लिखा देता हूं। इसका एग्जांपल का जो मैंने आपको बताया ना उसका क्रक्स एक बार नोट डाउन करो, जैसे कि लेटस से यू आर इन अ सोसाइटी, ठीक है, मैंने क्या बोला, आप क्या हो, एक सोसाइटी में हो, यू आर इन अ सोसाइटी। अब आप जब सोसाइटी में होते हो तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, आप बहुत सारे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, एंड यू सी अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देख रहे हो। अच्छा, मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स है ना थोड़े थोड़े वो आपके पेपर में इंग्लिश में ही आएंगे, ठीक है। एंड यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब जब आप यहाँ पे ये समझना बात को, जब आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, चार लोगों से यहाँ पे बातें करते हो, तो दिस बिल्ड्स यानी कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना ये बनाती हैं अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपके माइंड में एक पिक्चर यहाँ पे छपती है कि नहीं छपती है। आपने देखा भाई एड में अमिताभ बच्चन बना हुआ है, एसी से बढ़िया अपना रिमोट से एसी चला रहा है, तो इसका मतलब अच्छा एसी होगा, फ्रेंड ने भी बढ़िया पढ़ाई कर दी, तो उसकी इमेज आपके माइंड में कैसी बनेगी, बहुत अच्छी इमेज बनेगी ना। तो इससे आपका एक्सपीरियंस कहाँ बन रहा है, तो ध्यान देना, दिस बिल्ड्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन योर माइंड, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है सबसे पहले बनता है, यानी कि जब मैं उस कंपनी के लिए ना तो कस्टमर हूं ना ही मैं उसके लिए कोई प्रोस्पेक्ट हूं, तो मेरे लिए वो कंपनी का जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो मेरे माइंड में हो रहा है, अभी मैं उस चीज को इमेजिन करने लग रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से एक मतलब होता है कस्टमर एक्सपीरियंस का, ये बात समझ गए। अभी हमारे माइंड में तो पिक्चर बन गई, इसके बाद में अब क्या होगा, आफ्टर दैट क्या होगा, इसके बाद यू गेट टू नो, यानी कि हमें यहाँ पर जो असली कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, अच्छा इस टाइप का जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में होता है इसे कहीं कहीं वर्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा ये समझना वर्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हो तो ऐड में ऐसा दिखाते हैं ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब क्यों दिखाते हैं इतना सारा ऐड में कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो डिओ वाला ऐड देखा है ना, उसमें डिओ डाल लो, आपके आसपास काफी सारी काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों दिखाते हैं ऐसा,
वो आपके माइंड में एक वर्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं कि आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो वो भी काइंड ऑफ वर्चुअल एक्सपीरियंस होता है कस्टमर का। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग में घुसी क्या? फटाफट से बोलो हाँ। अब क्या होगा, अब जब उस चीज को या फिर वो जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप उसे खरीद लोगे तो उसके बारे में यू गेट टू नो अबाउट प्रोडक्ट या फिर सर्विस, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है या फिर वो जो सर्विस है उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल बाई इट, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन यू विल बाई इट, व्हेन यू विल बाई इट, या फिर आप इसे यूज करोगे, ठीक है, खरीद लो या फिर इसको यूज भी करते हैं, जैसे सर्विस है तो उसे यूज करेंगे बाई करके, ठीक है, तो ये चीज होती है। अब क्या होगा, अब आपने वो चीज खरीद ली, ये तो हो गया आपका सेकंड वाला फेज। पहले वाले फेज में वर्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, दूसरे वाले फेज में आपने चीज को खरीद लिया। अब अगर वो चीज अच्छी होगी तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका जो रियल कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, इसको बोला जाता है रियल कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या बोला जाता है? रियल कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ये जो रियल कस्टमर एक्सपीरियंस है ये क्या होगा, ये फिर आपका, फिर आप जब आपने यूज करा चीज को, सर्विस आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपने जो एसी खरीदा उससे आपको बहुत मजा आ गया और उसकी जो पावर है वो भी कम है, 5 स्टार एसी है, बढ़िया, और उसमें डबल डुअल इन्वर्टर 5 स्टार एसी है, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा निकल के आया। अब आप क्या जाओगे, बाहर जाओगे, तो अब आप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर क्या करोगे, एक तरीके से यहाँ पे आप उसको यहाँ पे अफेक्ट करने लगोगे। कैसे करोगे? आपको अच्छा लगा तो आप जाकर के लोगों से कहोगे अरे भाई अच्छा अच्छा एसी है। अगर आपको बुरा लगा तो आप लोगों से क्या कहोगे? बुरा एसी है। बात समझ में आ गई क्या? तो कस्टमर एक्सपीरियंस कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल। अब दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया? बोलो हाँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्चुअल रियल नहीं बताया था। स्टार्टिंग में अगर मैं ये चालू कर देता कहानी तो आपको लगता है सर ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दिमाग में ये चीज घुसी कि नहीं घुसी, वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसे बनता है, रियल एक्सपीरियंस कैसे बनता है। तो अब आपको ये समझ में आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऐसे अफेक्ट करता है, ये चीजें होती हैं। यहां से जितने भी क्वेश्चन बने कभी गलत मत करना आप, ठीक है ना, लिखवा भी दिया है मैंने अब। हाँ चलो, अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस तो बन गया। अब होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, ये एनालिसिस और प्लानिंग का जो पार्ट है मेरी कंपनी का, उसको भी अफेक्ट करता है। यानी कि मेरी कंपनी जो एनालिसिस करेगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कैसे करेगी। अब समझना यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, अगर मैं एनालिसिस और प्लानिंग कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, मतलब यहाँ पे कस्टमर की नीड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। सोचो अभी मार्केट का ट्रेंड है, लेटेस्ट से मेरी कंपनी यहाँ पे जीन्स बनाती है, मैंने देखा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है रग्ड जीन्स का, ठीक है, जो देखो सो रग्ड जीन्स पहने घूम रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, रग्ड जीन्स यहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, है ना, एनालिसिस ऐसा करूंगा, प्लानिंग ऐसी करूंगा, कस्टमर को उस तरीके से डील करूंगा, कस्टमर के लिए वैसी प्लानिंग करूंगा। समझ पा रहे हो? तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा वही तो मैं अपनी कंपनी में लेके आऊंगा। अगर मैं आपसे अभी बात करूं लेटेस्ट से, जो नोकिया है, नोकिया अभी भी वो छोटे छोटे फोन ही बनाता है, एंड्रॉइड फोन बनाए ही ना, तो क्या उसकी कंपनी चल पाएगी? क्या उसको एनालिसिस नहीं करना चाहिए मार्केट का? तो हम कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, अगर मेरी कंपनी है तो मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यहाँ पे क्या करता रहूंगा, उसका यहाँ पे मैं रिसर्च करता रहूंगा, एनालिसिस करता रहूंगा, उसके हिसाब से अपनी कंपनी के लिए क्या बनाऊंगा, प्लानिंग बनाऊंगा। अरे बोलो हाँ, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। तो यहाँ पर हमने 3 विकेट तो उखाड़ दिए, पूरा आपके दिमाग में फिट हो गया। देखो हर चीज को ना एक एक करके समझा जाता है तभी तो वो दिमाग में घुसती है। अब हम ये कस्टमर प्रपोजिशन उठाते हैं। यार ये कस्टमर प्रपोजिशन जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में लिखवाना पड़ेगा मुझे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं कस्टमर प्रपोजिशन से। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कस्टमर प्रपोजिशन क्या होता है। कस्टमर प्रपोजिशन और लिटरली यार ये सीआरएम वाली क्लास में ना काफी चिल्लाना पड़ता है, मतलब बिना जोश के ये क्लास, इसके लिए अलग ही लेवल का जोश मेंटेन करना होता है। तो देखो यहाँ पे आपका कस्टमर प्रपोजिशन का मतलब है कि एक, अगर मेरी यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, क्या हुआ भाई, मेरी यहाँ पर एक कंपनी है। अब मेरी कंपनी यहाँ पे जो भी ऑफर कर रही है, ठीक है, अब वो कंपनी की यहाँ पे क्या हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट्स दिए यहाँ पे, और जो, ठीक है, अब क्या दिया, सर्विस दी, प्रोडक्ट दिया, और इवन इसमें वो भी इंक्लूड रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरी कंपनी है, मैंने कुछ स्पेशल ऑफर दिए हैं अपने एक कस्टमर को, तो वो भी आपके कस्टमर प्रपोजिशन में इंक्लूड होते हैं। यानी कि कंपनी की तरफ से जो भी चीज ऑफर की जा रही है किसी भी कस्टमर के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, कस्टमर प्रपोजिशन बोला जाएगा। अरे बोलो हाँ, ये चीज क्लियर हो पाई क्या? चलो ये भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। कस्टमर प्रपोजिशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, हिंदी में क्या हो जाएगा ये, ऐसी चीजों का क्या होता है, एक संगठन होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट अ कंपनी
कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट आ कंपनी, ठीक है, जो कि एक कंपनी ऑफर करती है, दैट आ कंपनी ऑफर्स टू आ कस्टमर, ठीक है, टू आ कस्टमर, यानी कि किसी कस्टमर को जो कंपनी ऑफर करती है, क्या क्या होता है उसमें ध्यान देना, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या क्या रहेगा उसमें आपका, प्रोडक्ट्स रहेंगे, यानी कि मेरी कंपनी अगर कुछ प्रोडक्ट बनाती है, लेटेस्ट से यहाँ पे एसी ही बनाती है, तो अपना मैंने प्रोडक्ट दे दिया। इसके बाद में सर्विसेज, यानी कि उस एसी को आपने देखा होगा कुछ कंपनियां होती हैं जो 3 से 5 साल की फ्री सर्विसिंग प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो फ्री सर्विसिंग मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा जो प्राइस है, ठीक है, मैं जो प्राइस ले रहा हूँ, जिस प्राइस के बदले आप वो चीज मुझसे खरीद रहे हो, स्पेशल ऑफर हो गया, ठीक है, स्पेशल ऑफर्स हो गए आपके, या फिर जो कस्टमर सपोर्ट हो गया, फिर जो भी सपोर्ट वाली चीजें हैं, वो सभी की सभी जो एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, उसको बोला जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है आपका कस्टमर प्रपोजिशन। क्वेश्चन इससे कैसा बनता है, चलो ये भी बताता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर प्रपोजिशन, उसमें ऐसे 3-4 पॉइंट रहेंगे, उसमें एक पॉइंट आपका फिर ये भी रहेगा, प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, आपका प्राइस लिख देगा, स्पेशल ऑफर लिख देगा, सपोर्ट लिख देगा, तो आपको ये सभी टिक करना है, ये याद रखना, प्राइस हो जाए, सपोर्ट हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए, कोई कंपनी जो जो चीजें ऑफर कर रही है कस्टमर को, वो आपका चाहे सर्विसेज के सेंस में हो, आपका उसके ऊपर ऑफर दिया है, जो भी ऑफर किया है ना कंपनी ने, वो आपका सारा का सारा आ जाएगा कस्टमर प्रपोजिशन में। अरे बोलो हाँ, यहां तक बात क्लियर क्या? अच्छा, अब ये कस्टमर प्रपोजिशन से एक और आपका टर्म यहाँ पे एक पूछा जाता है अक्सर, जिसे बोलते हैं CVP, ठीक है, क्या होता है आपका CVP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। तो अगर ये फुल फॉर्म के फॉर्मेट पे आ जाए एक्रोनेम बना के, तब भी आप इसे कर दोगे। अगर आपसे सीवीपी ये पूछा जाए कि ये सीवीपी होता क्या है, तो ध्यान देना, अब जैसे मैं कस्टमर हूं, अब ध्यान समझना इस चीज को ध्यान से, मैं हूं कस्टमर, ठीक है, ये हूं मैं, प्यारा सा एक कस्टमर हूं, ये मैं गया एक कंपनी के पास में, मैंने कहा मैं मुझे तुमसे ये एसी खरीदना है, ठीक है, उसने कहा ठीक है एसी ले जाओ, लेकिन मैंने कहा अब तुम इस एसी के साथ दोगे क्या क्या, मैं तो पैसा अभी दे रहा हूं, और ये कहेगा कि मैं आपको सर्विसिंग अगले 3 ईयर के लिए दूंगा। तो बात समझना ध्यान से, इसने मुझे सर्विसिंग अभी नहीं दी है, अगले 3 to 5 ईयर्स तक देगा, यानी कि ये यहां पर क्या चीज हो गई, ये ट्रस्ट वाली बात हो गई, क्योंकि मैं पैसा तो अभी के अभी देके जा रहा हूं ना पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है, क्लियर क्लैरिफाई हो रहा है क्या? तो बेसिकली ये जो आपका सीवीपी है, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ पोटेंशियल वैल्यू, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ, यानी कि ये क्या होता है, प्रॉमिस होता है पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि मैं एज अ कंपनी क्या आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको अगले 3 से 5 साल की फ्री सर्विसिंग मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हुआ क्या, ये प्रॉमिस हुआ। तो ये कुछ आपका ऐसा नहीं है कि आपका एक काउंट करने वाली वैल्यू होती है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिस, ठीक है ना, क्या प्रॉमिस ऑफ पोटेंशियल वैल्यू। आगे इसमें आप क्या नोट डाउन करोगे, दैट अ बिजनेस डिलीवर्स टू इट्स, दैट अ बिजनेस डिलीवर्स, यानी कि जो एक बिजनेस कंपनी होती है, बिजनेस या फिर आप यहां पर कंपनी बोल दो, ठीक है, दैट कंपनी डिलीवर्स टू इट्स कस्टमर, यानी कि ये अपने कस्टमर को जो प्रॉमिस प्रोवाइड करता है पोटेंशियल वैल्यू का, उसे बोला जाता है आपका क्या, तो सीवीपी। बात मेरी समझ में आई क्या, माइंड में घुसी कि नहीं घुसी, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है ना, दैट अ बिजनेस या कंपनी डिलीवर्स टू इट्स कस्टमर, टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। अगर चाहो तो ये पूरा समझने के बाद नोट डाउन करना, वो ज्यादा आपको फायदेमंद होगा, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहां पर आपको मैं लेके आता हूं फिर से इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, क्या क्या यहाँ पे सिनारियो कंप्लीट हो गया भाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया या फिर अफेक्ट किया, कस्टमर एक्सपीरियंस ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया, ये बात हो गई। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ये आपका एनालिसिस प्लानिंग को अफेक्ट करता है, बढ़िया। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, आप ध्यान देना जरा सा, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से चीजों को एक बार हटाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या क्या हुआ है, देखो, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, इसने हमने एनालिसिस और प्लानिंग कर ली। अब क्या हुआ, ये जो कस्टमर प्रपोजिशन है, ध्यान से देखना, कस्टमर प्रपोजिशन हो गया, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी हो गई, और जो मेजरमेंट है, ये तीनों की तीनों चीजें किसको अफेक्ट करती दिख रही हैं आपको, ये तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका QCI मॉडल में जो है कौन सी ऐसी चीज है जो कस्टमर एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है, तो ध्यान
देना यहाँ पर आपका कस्टमर के लिए प्रपोजिशन, यानी कि हम जो कस्टमर को दे रहे हैं वही तो उसका एक्सपीरियंस होगा अच्छा, है ना। जब अब मैं उसे लेटेस्ट से 3 साल की जगह 5 साल की वारंटी दूंगा बढ़िया सी, तो उसका एक्सपीरियंस और अच्छा होगा। और उसकी कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटीज पे अभी हम आएंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। बाकी ये जो एनालिसिस और प्लानिंग का पार्ट होता है ना, ये आपका कस्टमर प्रपोजिशन को भी अफेक्ट करता है और कस्टमर प्रपोजिशन इसको भी अफेक्ट करता है। कैसे, अब समझना। यहां पर मैंने अपना एक्सटर्नल मार्केट को देख करके जो कस्टमर की नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंगली एनालिसिस और प्लानिंग करके बना लिया। अब मैं वही चीज तो ऑफर करूंगा जो मैंने प्लान किया हुआ है। कस्टमर प्रपोजिशन आपका अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जो मैंने प्लानिंग करी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा। अगर आपका मार्केट में ट्रेंड ये चल रहा है सारी कंपनीज 3 इयर्स की वारंटी दे रही हैं और मैं आपको 5 ईयर की दूंगा, तो वही तो आपका ये डिसाइड कर रहा है ना कि सारी कंपनी अगर 1 ईयर का दे रही होती तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 इयर्स का देता। तो वही आपको मैं यहां पे दे रहा होता चीजें कस्टमर प्रपोजिशन में, समझ गए। और जो चीज मैं कस्टमर प्रपोजिशन में दूंगा वही तो मेरा एनालिसिस निकलेगा, क्योंकि अगर मैं 3 साल का दे रहा हूं तो वो चीजें जाकर के कस्टमर एक्सपीरियंस में जुड़ेंगी। देखना कितना बढ़िया रिलेशनशिप है। ये चीजें अगर मैंने 3 इयर्स की यहाँ पे वारंटी दी, कस्टमर ने यहाँ पे ले लिया, चीज तो खरीद ली मेरी, लेकिन उसने देखा मार्केट में हर जगह 5 ईयर की वारंटी मिल रही, ढंग की वारंटी इन्होंने दी नहीं, वो जाकर के अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैलाएगा चीजें। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करता है? वो अफेक्ट करता है अल्टीमेटली आपकी एनालिसिस और प्लानिंग को। अरे बोलो, बात क्लियर हो रही है क्या? दिमाग में चीजें घुसती जा रही हैं? हाँ चलो, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां पर हम ये वाला जो पार्ट है अपना कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी का, ठीक है। समझते हैं इसको कि ये कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी किस तरीके से की जा रही होती है। हर चीज को बहुत ही जोड़ जोड़ के समझना है यार। ये ना, ये जो पर्टिकुलर आपका QCI मॉडल है, ये पढ़ाना जो आपका कोर्स चलता है ना, पर्टिकुलर 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं जो CRM के, उसमें भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप, आई होप आप समझ पा रहे होगे चीजों को। तो ये होता है आपका पूरा कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब इसके ना यहाँ पर 8 पार्ट्स होते हैं एक कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी के, जो QCI मॉडल में बताए गए हैं। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा आपके क्या क्या वो पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक बार फटाफट से उस चार्ट पे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर आपने देखा ये कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी हो रही है। ये मेनली किस पे डिपेंड होती है? तो एफिशिएंसी, रिटेंशन, एक्विजिशन, पेनेट्रेशन। अभी पेनेट्रेशन ऑफ कस्टमर क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये जो पूरा कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है ना, ये टोटल 8 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड होती है? 8 फैक्टर पे। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं इन 8 का मतलब समझाता हूँ। और ये 8 ना आपसे पूछे भी जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेगमेंट ऑफ कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो पहला वाला, अब कस्टमर को हम मैनेज कैसे करेंगे, यहां पर उसकी बात की गई है। तो पहला आ जाता है आपका, किसी भी कस्टमर को हम क्या करते हैं? पहले टारगेट करते हैं। अच्छा, जब हम किसी भी कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं, तब वो हमारे लिए क्या होता है ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, वो नॉलेज आपकी काम आएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्ट ढूंढिए, फिर उसे क्या करोगे? कन्वर्जन कराओगे। यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में। उसको हम जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं अपनी अपनी जो सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटीज को बताते हैं। अब ये तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले मैंने बहुत सारे बार बता रखा है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। तो देखो पीछे का सारा ज्ञान काम आएगा, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं। कन्वर्जन हो गया, इसके बाद में जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है वेलकमिंग एंड गेट टू नो। वेलकमिंग एंड गेट टू नो, यानी कि मैंने कस्टमर को क्या कहा कि ठीक है भाई, सामान वगैरह ले लो, लेकिन अब उसे नीड किस चीज की है? यानी कि मेरी कंपनी AC की है। मैंने कस्टमर को यहाँ पे अपने पास में अट्रैक्ट तो करके लेके आ गया, उसको अपने कस्टमर के यहाँ पे एक तरीके से मैंने उसको अपना कस्टमर तो बना लिया, लेकिन अब उसे मुझसे क्या क्या नीड है वो सब जाननी होती है। हम उसका यहाँ पे क्या करते हैं? एक तरीके से वेलकम करते हैं, ठीक है। ये भी एक पार्ट होता है आपका कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी का, यानी कि CMA का। ध्यान देना, यहां पर ये CMA ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMA? तो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। ध्यान देना, और ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल के अंदर जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका आता है डिलीवरिंग बेसिक्स। क्या हो गया? डिलीवरिंग बेसिक्स, यानी कि उस कस्टमर ने मुझसे जो भी सामान खरीदा है वो मैं उसको डिलीवर कर दूं। यानी कि अगर उसने मुझसे AC लिया है तो वो बेसिक जो AC की यूनिट है वो मैं उसे प्रोवाइड करवा दूं। फिर उसके साथ जो सर्विसेज हैं उसका मैं उसे क्या दूंगा, क्या दे पाऊंगा मैं उसे? फटाफट से बोलो, क्या होती है वो वैल्यू?
कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है ना, यानी कि मैं उसे एक सीवीपी दे दूं, क्या दे दूं, एक प्रॉमिस दे दूं अगले पोटेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। तो ये होता है मैंने अपने बेसिक्स जो है उसको डिलीवर कर दिए। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, ये होता है रिटेंशन एक्टिविटी, यानी कि आपने उसको सामान दे दिया बढ़िया से, अब वो कस्टमर बन गया है, लेकिन अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिटेंशन भी उसका करना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारे जो अपोजिशन वाली या फिर हमारा जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, जो कंपनी कॉम्पिटिटर है उसके पास ना जाए, ऐसा ना हो कि वो हमसे यहाँ पे डिससेटिस्फाई होके दूसरी कंपनी की तरफ निकल लिया, ठीक है ना। तो रिटेंशन एक्टिविटीज भी टाइम टू टाइम करनी होती है। मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है, अक्सर कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बीच बीच में कस्टमर से कॉल वगैरह करवा के, मेल वगैरह करवा के पूछती हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है ना, जो भी बातें हैं, यानी कि आप जो भी ऑफर करना चाहते हो कस्टमर को अपने पास रिटेन करके रखो, ठीक है। फिर इसमें सिक्स स्टेप आता है, कौन सा, ये हो जाता है वैल्यू डेवलपमेंट का, ठीक है। क्या आ जाता है, वैल्यू डेवलपमेंट का, यानी कि अब आपने जब प्रॉमिस किया था सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाने का, तो वो आप टाइम टू टाइम दे रहे हो, आपने अपनी कंपनी की उसको वैल्यू दे पाई कि नहीं दे पाई, ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे रोक तो दिया कि चलो ऑफर में मैं आपको चीज दे रहा हूं, ये भी दूंगा वो भी दूंगा, आगे चल के मैंने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे दिया। अब इससे देखो, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं या फिर जो ऑफर दिया जाता है, इनसे क्या होता है, कस्टमर रिटेन रहता है। मैंने उसे लेटेस्ट से रिवॉर्ड में 100 पॉइंट दे दिए, मैंने बोला इससे जब आप अगली बार हमारी कंपनी से सामान खरीदोगे तो आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इससे क्या होता है कि वो कस्टमर रिटेन रहता है, यानी कि वो टिका रहता है, दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं यहाँ पे 1000 का मुझे ऑफ मिलेगा अगर मैं अगली बार आऊंगा तो। लेकिन वो कस्टमर आएगा तो तभी ना जब मैं उसको क्वालिटी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो मुझे टाइम टू टाइम अपनी जो है वैल्यू डेवलपमेंट भी करनी है उस कस्टमर के लिए। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या ये 6 पॉइंट। देन आपका 7th वाला पॉइंट कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है मैनेजिंग डिससेटिस्फैक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो डिससेटिस्फैक्शन है कस्टमर का, वो यहाँ पर आपको दूर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्या करना है, किसी का अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे कस्टमर को यहाँ पे जीत लोगे, है ना। तो किसी कस्टमर को अगर यहाँ पर क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि उसे यहाँ पे मेरी चीज से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, वो मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मैं उससे यहाँ पे बात करके क्या करूंगा, उसका डिससेटिस्फैक्शन दूर करने की कोशिश करूंगा। पूछूंगा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, इस तरीके से उसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाई होकर चला गया, आपका रिटेंशन भी चला जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी आपका चीजें दिक्कत देंगी, ठीक है। फिर 8th नंबर पे और फाइनल हो जाता है कि मैंने कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे जो कस्टमर का था वो मैंने दूर कर दिया है, और इस तरीके से मैंने उसको क्या कर लिया, विन बैक कर लिया, यानी कि मैं उसे अपने पास वापस लेकर के आ गया। तो यही पूरी की पूरी जो 8 एक्टिविटीज होती हैं, ये किसमें होती हैं, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर आती हैं। ये 8 की 8 एक्टिविटी, इनका ऑर्डर भी याद रखना जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है और समझा भी दिया मैंने, तो अब ठीक है, इससे ज्यादा तो अब क्या ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं अपने QCI मॉडल के चार्ट पे, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका वही तो है कस्टमर एक्टिविटी के अंदर, पहले टारगेट किया, फिर कन्वर्जन कराया, फिर वेलकम एंड गेट टू नो कराया, डिलीवर किए बेसिक्स, फिर हमने रिटेंशन एक्टिविटी कराई, वैल्यू डेवलपमेंट कराया, मैनेज किया डिससेटिस्फैक्शन को, फिर विन बैक किया, फिर हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है आपका कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी में। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया क्या। तो समझ रहे हो ये वाला जो मॉडल है हम कहां से शुरू किए और यहां पे हम आ गए हैं। अब ये मेजरमेंट क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है कि आपने क्या प्रोग्रेस करी, ठीक है ना, आपने क्या प्रोग्रेस करी अपने बिजनेस में। लेटेस्ट से मैंने आपको बताया, किसी भी बिजनेस के लिए जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, समझ में आ रहा है ना, ये मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्या सभी बिजनेस के लिए पीरियड ऑफ टाइम सेम रहेगा, क्या हर बिजनेस अपना 1 ईयर में देखेगा, नहीं। जिस टाइप का बिजनेस है वो अपने पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता रहेगा, सारी की सारी चीजों की मेजरमेंट करता रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये वाला जो मॉडल है कैसा है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि ये यहाँ पर हर चीज की क्वांटिटी देख रहा है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि एक तरीके से मेजरमेंट करके देख के चल रहे हैं हम सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लास्ट स्टेप में मेजरमेंट करी जाती है कि आपने क्या प्रोग्रेस करी, कितने कस्टमर आए थे, कितने रिटेन रह गए, क्या आपका प्रपोजिशन है, कितनी चीजें आप पहले ऑफर कर रहे थे, क्या अब ऑफर कर रहे हो, क्या कस्टमर आपके बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपका 80% बिजनेस 20% लोगों से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो ये सब आपका मेजर किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो आपका कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है, ये क्यों हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, इतना हमें करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी ही पूरे के पूरे कस्टमर एक्सपीरियंस को डिफाइन करेगी, ठीक है। बात समझ गए क्यों करेगी, वो मैंने अभी आपको जो पीछे की कहानी बताई वो ये सारी की सारी, ठीक है। और इसमें आपका कॉस्ट टू सर्व, यानी कि ये सब प्रोवाइड करने में जो पैसा लग रहा है वो पैसा भी काउंट किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हर चीज का होगा। बेसिक बेसिक क्या होता है, एक्विजिशन, यानी कि आपने कितने कस्टमर को एक्वायर किया। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने कितने कस्टमर नए बना लिए, तो वो मेजरमेंट होती है मेनली। एक बार मैं यहां से हटा देता हूं तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ये तो मैंने इसका क्रक्स बता दिया कि भाई आपका जो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है उसमें ये किया जाता है, लेकिन जो मेजरमेंट है मेनली ऐसा
आपका किस किस बेसिस पे की जाती है। तो पहली एफिशिएंसी कि आपकी कंपनी में कितनी एफिशिएंसी है, और वो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होगी। मैंने क्या बताया था, किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, जो मेरे काम कर रहे हैं कंपनी में। तो जो लोग हैं मेरी कंपनी के, पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मेरा जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो इतने एफिशिएंट हैं क्या, और इनकी एफिशिएंसी कैसे बनेगी। अब लेटेस्ट से कोई बंदा है तो बड़ा बढ़िया, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या मेरी कंपनी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कस्टमर की। एक बार आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना इस वाले चार्ट में, ऊपर वाले में लेके चलता हूं, देखो यहाँ आपको ये दिख पा रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। थोड़ा सा पानी भी पीऊंगा, वेट अ सेकेंड। तो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड रुको जरा। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी थिक हो गया है। एक सेकेंड रुकना जरा, थोड़ा सा थिन करेंगे। देखो ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उनके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, पता चले वो बेचारा बैठा हुआ है कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन उसके डेटाबेस में कुछ है ही नहीं। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, डेटाबेस में कैसे कस्टमर का डेटा जो है फिट रहता है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ही नहीं है उसके पास एक अच्छा सा CRM सॉफ्टवेयर ही नहीं है बेचारे के पास कि जिसमें सारा डेटा सेव हो और फिर वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उसे दे पाए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है उसके पास, है ना। फिर आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि कुल मिला के किसी भी आपकी जो कंपनी है उसके 3 यहाँ पर एक पिलर होते हैं QCI मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसमें एक कंपनी के एक सेकंड, कस्टमर एक कंपनी के पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यहाँ पे किसको मजबूत करेगा, ये उसके पीपल यानी कि उसमें जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनका एक तरीके से क्या करेगा भाई, उनको मजबूत बनाएगा, ठीक है ना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक आप बात वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो हाँ। चलो एक बार मैं आपको फिर से वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो अब इस चार्ट में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा बोलने में आपको साउंड ऊपर नीचे लग सकता है, तो वो आप थोड़ा सा देखते रहना, ईयरफोन वगैरह लगाए रहो अभी, ठीक है। देखो क्या हुआ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस किया। फिर यहाँ पे एनालिसिस और प्लानिंग हुई, फिर कस्टमर का प्रपोजिशन हुआ, ठीक है, रिटेंशन हुआ। अब देखो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी में मैं आपको ये बता रहा था कि एफिशिएंसी आपकी मेजर हो जाती है। एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है ये मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे नीचे के पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये जो है आपका मेजरमेंट रिटेंशन का भी होता है कि कितने कस्टमर आए थे, रिटेंशन रेट वगैरह निकाला जाएगा, है ना। एक्विजिशन रेट निकाला जाएगा, कितने कस्टमर न्यू आए हैं, बता रखा है मैंने आपको, सभी चर्न रेट होता है, अलग अलग रेट्स होते हैं, सर्वाइवल रेट होता है, ठीक है। तो ये सब मेजर किए जाएंगे। फिर आपका मेजर किया जाता है पेनिट्रेशन। अब ये शब्द से अभी आप परिचित हो नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको इससे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। व्हाट इज कस्टमर पेनिट्रेशन, ये कस्टमर पेनिट्रेशन होता क्या है ना। बस आपका यही फाइनल यहाँ पे टर्म बच रहा है, इसको और निपटाते हैं, फिर आपका ये वाला मॉडल भी फिनिश हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या, फटाफट से बोलो हाँ। ये चीज़ जो आपने समझ ली है ना, ये लोग 15-20 एक महीना तक लगा देते हैं इस चीज़ को समझने में, ठीक है, मॉडल्स को। क्या बोल रहा था मैं, कस्टमर पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन को समझेंगे और इसको नोट डाउन भी करा दूंगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राइट। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझना, ठीक है। इसको मैं आपके लिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। लेटस से एक आपका ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है। इस मार्केट में आपका ये एक मार्केट है, बंद मार्केट है बिल्कुल। और इस मार्केट के अंदर यहाँ पे 1000 कस्टमर पहुंच गए, ठीक है। 1000 कस्टमर पहुंच गए, इनको चाहिए था AC। आज मैं बिल्कुल AC के मूड में हूँ। और देखो इस मार्केट में AC आपका मिल रहा है, ये 1000 लोग पहुंचे AC लेने के लिए, और ये AC ना एक कंपनी A का है, एक AC कंपनी B का है, एक कंपनी AC C का है। ध्यान से समझना। अब ये 1000 कस्टमर जो पहुंचे हैं, अब सपोज करो मेरी कंपनी है A, मैं इस कंपनी का यहाँ पे ओनर हूँ, ये मेरी कंपनी चल रही है बढ़िया। मैंने देखा यार ये टारगेट जो है ना, मार्केट जो था यहाँ पर, इस मार्केट में जो टोटल कस्टमर थे इस चीज के, वो तो कस्टमर थे 1000। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन 1000 कस्टमर में से सपोज करो AC यहाँ पे 1000 हर कंपनी के हैं। कंपनी A के भी 1000 AC बने रखे हुए हैं, B के भी 1000 है, और C कंपनी के भी 1000 AC रखे हैं। लेकिन मेरी कंपनी का यहाँ पे AC जो है ना, वो ओनली 800 लोगों ने खरीदा, ठीक है। 1000 में से 800 बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे 200 ही होंगे, 50 ही होंगे, ठीक है, ऐसे नंबर आते हैं एक्चुअली में। तो चलो एक्चुअली ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो ओनली 1000 में से 50 लोगों ने जो है मेरा AC खरीदा। तो यहाँ पर मेरे लिए जो कस्टमर पेनिट्रेशन बनाना, वो क्या हो गया, समझना ध्यान से। ये हो गया कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि जो मेरे नंबर ऑफ कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट को लेके, डिवाइड कर दूंगा इससे, किसको, इसे डिवाइड करते हैं साइज ऑफ टारगेट मार्केट से। साइज ऑफ
टारगेट मार्केट, यानी कि मेरा जो टारगेट मार्केट था उसमें टोटल कितने कस्टमर थे, उससे या फिर आप डिवाइड कर दो 100 को, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है आपका क्या, तो कस्टमर पेनिट्रेशन। बाकी फॉर्मूला कभी कोई नहीं पूछेगा, ये आपका थ्योरी के बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस ये अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डाले रहो। कस्टमर पेनिट्रेशन का मतलब है कि पूरे मार्केट में से आपने अपने कितने कस्टमर बना पाए, समझ गए। देखो ओके, कस्टमर पेनिट्रेशन आपका क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे जितना क्या बता रहा था मैं, हाँ, जितना आपका मार्केट है उसमें से मैंने जितने कस्टमर बना पाए उसकी परसेंटेज निकाल करके वो निकल आती है कस्टमर पेनिट्रेशन परसेंटेज। बाकी नॉर्मल आप ये समझो जितना मार्केट है उसमें से मैंने जितने कस्टमर बना लिए वो है मेरा पेनिट्रेशन। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं 50 मैंने बना लिए आउट ऑफ 1000, इंटू करा दो 100 से, तो 2 0 से 2 0 निपट गए, यहाँ से ये निपट गया, तो 5% हो गया मेरा पेनिट्रेशन रेट। समझ में आया क्या। तो ये सभी कैलकुलेशंस की जाती हैं, यही तो है आपका मेजरमेंट, यही मेजरमेंट तो करनी है, वही आपका क्यूसीआई मॉडल में दिखा रखा है। चलो भाई फिर से एक बार मैं इसको रैप अप कर देता हूं, फिर आपका क्यूसीआई मॉडल आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे कोई अब आपके कॉन्सेप्ट को हिला नहीं सकता। क्या हो गया यहाँ पे, मेजरमेंट कर लिया मैंने, कस्टमर पेनिट्रेशन कितना हुआ, रिटेंशन क्या है, एक्विजिशन मैंने कितना कर पाया, एफिशिएंसी क्या है मेरी कंपनी की, और फिर मैंने इन सभी का मेजरमेंट कर लिया है। बाकी ये जो आपका डिपेंड करेगा, ये सब किस पे करेगा, जो मेरी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान देना, क्यूसीआई मॉडल में कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, यानी कि जो आपका इंटरनल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी आपका यहाँ पे मेजर किया जाता है, या फिर वो भी ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके कितने कंपैटिबल हैं लोग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में, कस्टमर इंफॉर्मेशन है, कस्टमर या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, या फिर जो प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए वो सब सॉफ्टवेयर वगैरह उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो अवेलेबल होंगे तो लोग अच्छा काम करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, और कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी अगर अच्छी हो पाई तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, और अगर कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। उल्टा कर दो इसे, उल्टा भी बहुत ईजी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो कस्टमर का एक्सपीरियंस आएगा अच्छा, और अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा इट मींस आपकी कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है। इसका मतलब है कि आपका जो लोग हैं, पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये सभी काफी अच्छे लेवल का है, और ये होती है आपकी कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो भाई फाइनल हो गया, चलो समझ में आ गया सबको, पूरा का पूरा क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और अब आपको जो नोट्स वगैरह बनाने हो एक बार फिर से देख लेना, फास्ट करके जो करके देखना हो देखो। अब नोट्स बना लो, आप कुछ भी बनाओ, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा क्यूसीआई मॉडल में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी। अब क्या ही गारंटी दूं, सब तो दिखा दिया अब, ठीक है। चलो खैर, अब कल हम डिस्कस करेंगे आपका जो वैल्यू चेन मॉडल बचा हुआ है, 2 मॉडल और बचे हैं, एक आपका वैल्यू चेन मॉडल बच रहा है, और हमारा एक पेन का 5 पॉइंट मॉडल बच रहा है, ठीक है। वो कवर करेंगे, इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा आप टाइप्स ऑफ सीआरएम। अच्छा, टाइप्स ऑफ सीआरएम मैंने पहले क्यों नहीं कराया, उसका बहुत बड़ा रीजन है, जो अंडरस्टैंडिंग अब मैंने आपको दी है ना अभी तक, वो अब आपको काम आएगी, और आप ऐसे टाइप्स को तो ऐसे यूं चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े से एक्रोनिम्स बचे हैं वो भी करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा कवर करवा दूंगा। जब मैंने बोल दिया कवर करवाऊंगा मींस कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो खैर अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। अच्छा एक चीज और यार, क्लासेस के लिए ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर क्लासेस की कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगेगी। और आजकल ना एक सीन और चल रहा है, क्या सीन चल रहा है कि आजकल ये चैनल वगैरह हैक हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ मैं सोच रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, और जो टेक्नोलॉजी जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है इस चीज़ की, क्या करना चाहिए उसके लिए, तो जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। और बस यही है, फिर वो करो। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी क्लास कितने टाइम होनी, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ मैं नोटिफिकेशन कई सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं आती है, यूट्यूब से नोटिफिकेशन की बड़ी दिक्कत हो गई है। तो देखते रहा करो टेलीग्राम पे, बता आपको पता चल जाएगा कौन से टाइम क्या क्लास होती है, ठीक है। पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे कर दिया करो, वैसे आजकल ज़्यादा चला नहीं पा रहा हूँ, तबीयत भी खराब थी तो आंसर नहीं मिले होंगे, बट अब देखूंगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया भाई, ये सारी की सारी चीज़ें, और अच्छे से आप मेहनत करिए, ठीक है। मैंने आपको 2-3 दिन का टाइम दिया, लेकिन मैंने देखा कुछ ही बच्चों ने उसमें उसको यूटिलाइज किया, ज़्यादातर लोग यहाँ पे मस्ती मार रहे थे। लेकिन अब पढ़ाई करो, समझ में आई बात। अगर सिलेक्शन लेना है तो उठना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलो। अगर कंफर्ट जोन में रह गए ना आज, तो कल के दिन आपका वो कंफर्ट जोन गायब हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो, वी आर लाइक अ रैट जो कि अपने कंफर्ट जोन को खाता है। अगर हम अभी ही कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो उसको खाते रहेंगे, और वो चला जाएगा बुढ़ापे तक, ठीक है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होंगी, तो उनके लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।